और कोशिश ये की है कि मध्य प्रदेश जो बहुत पिछड़ा और बीमारू राज्य था, उसके विकास में कोई कसर ना छोड़ी जाए। और जनता के, क्योंकि हमारा पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी जब पहले कहलाता था, आज बीमारू नहीं है, तो मुझे लगा कि जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनकी कल्याण की योजनाएं जब तक हम नहीं चलाएंगे, तब तक प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा नहीं कर पाएंगे। तो लगातार दत्तचित्त होकर वो काम करते रहे, तो जनता एक के बाद एक चुनाव जिताती रही। जिस रिश्ते का आपने जिक्र किया है, दरअसल सोशल इंजीनियरिंग होती है राजनीति में, आपने रिश्तों की इंजीनियरिंग कर डाली है। वहां पर बच्चे आपको मामा कहते हैं, महिलाएं भाई कहती हैं। लेकिन जब हृदय से आप मानते हैं, मैंने मध्य प्रदेश में वैसे तो कई योजनाएं बनाई, लेकिन मेरे मन में बचपन से एक तलफ थी, बेटा और बेटी में भेद किया जाता था, ये बचपन से मैं देखता आता था। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में ये स्थिति है। तो मन में बचपन से ये वेदना होती थी कि बेटा और बेटी में भेद क्यों, दोनों को बराबर क्यों नहीं माना जाता। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई तो वो थी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कल्पना मैंने ये की थी कि मध्य प्रदेश में अगर कोई बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी। और योजना बना के हमने 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के उनके माता पिता को देते हैं, पढ़ाई से भी जोड़ा, पढ़ाई के समय पैसा मिलता है, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपये मिलेंगे। फिर हमने केवल एक योजना नहीं, पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गाँव जाए तो साइकिल, यूनिफॉर्म फ्री, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग से 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी मध्य प्रदेश के लोग नहीं करते। मामा मुख्यमंत्री है, भांजे की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना हमने बनाई। फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया। अब हमने 33% रिजर्वेशन पुलिस सहित केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ के सब में बेटियों के लिए कर दिया है। हमने कहा पुलिस में भी 33% बेटियों की भर्ती करेंगे, बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल भी ढंग से ठिकाने लगाने का काम वो कर पाएगी। अब इस सब का परिणाम ये हुआ कि बेटियों ने मुझे सबसे पहले मामा कहना शुरू किया है, एक अलग रिश्ता जुड़ा बेटियों से। और सचमुच में जब मैं छोटी बिटिया को अपनी गोद में लेता हूं तो मुझे लगता है कि बेटी नहीं, जैसे साक्षात देवी मेरे हाथ में आ गई हो, मेरी गोद में आ गई। एक अलग तरह की भावनाएं मेरे, मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, एक अलग तरह की भावनाएं बेटियों के प्रति मेरी थी। पहले उनने मामा कहना शुरू किया, फिर बेटे भी कहने लगे कि मामा बेटियों को साइकिल, बेटों को पैदल घुमा रहे हो, भांजों को हमें भी साइकिल चाहिए, तो हमने उनको भी साइकिलें दी, उन्हें भी मामा कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिश्ता कुछ ऐसा हो गया कि बहनें भाई कहती है, बेटे बेटी मामा कहते हैं, और मैं उसी भाव से काम करने की कोशिश करता रहता हूँ। आपने कहा कि भाई मामा कर्जा थोड़ी लेने देगा, लेकिन मामा को कितना कर्जा लेना पड़ रहा है, इसके लिए कुछ आंकड़ों पर मैं आपकी सफाई चाहूंगी। दरअसल 2003 में जब राज्य का कर्ज था 3,300 करोड़ रुपए, 10 साल बाद 91,000 करोड़ रुपए हो गया, 91,000 करोड़। आज 1,17,000 करोड़ है। तो ये आपका जो बीमारू का तमगा जो हटा है वो केवल भावनाओं में हटा है। आप जानते हैं कि कोई भी राज्य अगर कर्ज लेती है तो भारत सरकार ने जो मापदंड बनाए हैं, सकल घरेलू उत्पाद के 3% से ज्यादा कोई स्टेट गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले सकती। पहले जो सकल घरेलू उत्पाद था हमारा लगभग 1 लाख करोड़ का था, आज 5 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश समृद्ध हुआ है और इसलिए उस अनुपात में 3% के नीचे हैं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति अगर मध्य प्रदेश की देखेंगे, मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। 2002-03 तक की स्थिति थी कि कुल मिला के 22% हमारे कुल बजट का जो हिस्सा था वो ब्याज चुकाने में चला जाता था। अब केवल 7% हम ब्याज चुकाने में देते हैं पैसा। अगर आप देखेंगे पहले हमारे पास हमेशा घाटे का बजट होता था, आज हालत ये कि रेवेन्यू सरप्लस, मध्य प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है। हाँ, विकास के लिए अगर हम पैसा ले रहे हैं, सड़कों के लिए हमने लिया, बिजली के लिए हमने लिया, पानी की सिंचाई की योजनाओं के लिए लिया, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा लेना और उसको सही अर्थों में डेवलपमेंट के काम में लगाना, ये प्रदेश के आर्थिक विकास दर के लिए और जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया। जिस मध्य प्रदेश में कभी सड़क गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था, हमने 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना के दे दी। जिस मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 घंटे 24 घंटे में से बिजली नहीं आती थी, आज 24/7 पावर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और दिल्ली को भी अगर जरूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश आज दिल्ली को भी बिजली देने का काम करता है। आज पावर सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है। सिंचाई की अगर आप क्षमता को देखेंगे तो कभी 7.5 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी, आज 36 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई हो रही। नर्मदा जी के पानी को 350 मीटर लिफ्ट करके 90 किलोमीटर दूर हमने छिपरा जी में डाल के नदी जोड़ों के सपने को साकार किया है। तो विकास के कामों के लिए कर्ज लेना कुल मिला के लोगों के हित में और राज्य के हित में है। आपने अपना एक सबसे जो फेवरेट है वो आंकड़ा नहीं दिया है यहाँ पर, जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है।
देश भर में 10, आपके प्रदेश में 24 दशमलव कुछ। मेरी पहली प्राथमिकता थी अधोसंरचना का विकास, सड़क, बिजली, पानी। नहीं, लेकिन इसके बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके बाद मैंने ध्यान दिया खेती पर, कृषि पर, और इसलिए दिया कि 65% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की कृषि पर निर्भर है। मेरी मान्यता यह थी कि खेती अगर ठीक नहीं होगी तो मध्य प्रदेश का सही अर्थों में विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने खेती पर ध्यान दिया, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की, बिजली दी तो कुआं, ट्यूबवेल, उनमें भी पानी ठीक से किसान दे पाया। सड़क के कारण भी खेती को फायदा हुआ। फिर हमने अपने किसान को 0% ब्याज पे कर्ज देने का काम किया। सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने 30% बढ़ाने का काम किया। अच्छे बीज उपलब्ध कराए, समय पे खाद, अच्छा खाद उपलब्ध कराने का काम किया। 3 चीजें हमने तय की। उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का ठीक दाम मिले इसकी कोशिश करेंगे, और प्राकृतिक आपदा अगर होगी तो ठीक राहत किसान को देने का हम प्रयास करेंगे। इन तीनों प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 4 साल से 20% के ऊपर है। 24.99% तक हम गए हैं लगातार 4 साल, 1 साल नहीं, 4 साल में हमने मध्य प्रदेश के उत्पादन को जस्ट डबल कर दिया। अब गेहूं के उत्पादन में आप देखिए, कहीं नहीं थे हम, आज हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अगले साल पंजाब को पीछे करके हम पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। धान का, गेहूं अगर उत्पादन देखें 10% मध्य प्रदेश में बढ़ा है। दूध के उत्पादन में हम कहीं नहीं थे, चौथे नंबर के राज्य बन गए। तो कुल मिला के कृषि, इसलिए कि कृषि के बिना मध्य प्रदेश संभल नहीं सकता था, हमने काम करने की कोशिश। मैंने एक दूसरी वजह से आपको ये आंकड़े याद दिलाए कि आपको नहीं लगता कि देश को भी जरूरत है थोड़ा सा आपके इस अनुभव की? अब नहीं, देश भी उस दिशा में चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने भी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश में रम गया हूँ। मध्य प्रदेश में मेरी आत्मा बसती है, इसलिए मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं सोचता। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि कृषि के मामले में जब भी कोई बात करनी होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी मुझे भी आमंत्रित करते हैं। हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और भारत सरकार के साथ जो भी हम कहा भी जाए तो भी नहीं जी, शिवराज जी, कहा भी जाए तब भी आप दिल्ली का रुख नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली दूर है मेरे लिए। मेरा दिल तो मध्य प्रदेश में रमा हुआ है। 10 साल में उपलब्धियां आपने बहुत सारी अपनी गिनाई हैं, कोई एक कसक जो रह गई हो इस 10 साल के दौरान? एक कसक मेरे मन में रह गई। मैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को उतना बेहतर डॉक्टर्स की कमी के कारण नहीं कर पाया। हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, बिल्डिंग्स बना दी, उपकरण हमने ला दिए, लेकिन जो रूरल एरियाज है हमारे, उनमें हम डॉक्टर्स की पर्याप्त उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या इतनी नहीं थी कि हम उनको उपलब्ध करा पाते। हमने अब इसलिए एक मेडिकल कॉलेज सागर में खोला, 7 मेडिकल कॉलेज और हम खोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ताकि डॉक्टर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो। प्राइवेट सेक्टर में भी अब मेडिकल कॉलेजेज आ रहे हैं। मैं खुद ये महसूस करता हूं कि इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की भी ज़रूरत है। IMR, MMR में मध्य प्रदेश ऐतिहासिक रूप से बहुत पीछे था। कुपोषण हमारे लिए कलंक था, उसमें हमने बहुत सुधार किया है, लेकिन अभी भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इतना तो हो गया है कि मध्य प्रदेश जब पहले हम सोचते थे तो उसकी राजनीति में हमें राजसी चेहरे याद आते थे। आपके चेहरे के साथ एक आम आदमी का चेहरा आया, एक फैमिली मैन का चेहरा आया। अमूमन जो पत्नियां होती हैं वो एक कदम पीछे चलकर आती हैं, आपके साथ समारोह में जब आपकी पत्नी जाती हैं तो आपसे आगे ही नजर आती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, एक बार हम एक तरफ हम स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। नहीं, हम तो आपकी उस छवि की तारीफ ही कर रहे हैं। जी, और इसलिए हम साथ साथ चलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन साथ साथ चलने में यह भी होता है कि उनका नाम आपके साथ जो विवाद होते हैं उससे पहले घसीट लिया जाता है। उनका दरअसल विवाद तो होते नहीं, लोगों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ विवाद पैदा करो। और आप देखेंगे कि जितने विवाद पैदा किए गए, अंततः ये पाया गया कि सारे के सारे निर्मूल थे, निराधार थे, बेकार थे। शिवराज जी, आपको थोड़ा सा भी कहीं पर लगता है कि जो व्यापम मामला था उसे या तो आंकने में या उस मामले को डील करने में आपसे थोड़ी सी चूक? बिल्कुल नहीं। मैं जोर दे के कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पहले भर्ती की कोई जो नौकरियों में शासकीय सेवा में भर्ती थी, उसकी कोई प्रक्रिया निर्धारित ही नहीं थी। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे की कहावत चरितार्थ होती थी। जैसे शिक्षकों की भर्ती करना है तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सीओ जनपद पंचायत और एक शिक्षा समिति बनी थी, वो कर देती थी। कोई रिटन इंटरव्यू होता ही नहीं था और जवाबदेही किसी की नहीं थी। पुलिस की भर्ती होनी तो केवल पुलिस अफसर मिलकर कर लेते थे, कांस्टेबल की करना तो एसपी कर लेता था उसकी टीम के साथ। वही रिटन इंटरव्यू लेते थे, वही दौड़ा देते थे, सीना फुलाओ और दौड़ो, मैनुअल दौड़ाते थे तो किसी का कम कर दिया, किसी का ज़्यादा कर दिया, बहुत सी शिकायतें आती थी। मैंने संकल्प लिया कि भर्ती परीक्षाओं को मैं ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा। हमने ट्रांसपेरेंट बनाया। जैसे पटवारी की परीक्षा हमने ऑनलाइन कर दी, शिक्षकों की परीक्षा हमने व्यापम के माध्यम से की लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें मेरिट के आधार पर हम नियुक्तियां करेंगे। पुलिस की भर्ती केवल पुलिस के अफसर नहीं करेंगे, पुलिस के अफसर केवल फिजिकल लेंगे और वो भी हमने
कोशिश की टेक्नोलॉजी को उससे जोड़ के कि अगर दौड़ाना है तो RF टैग पाँव में बांध के दौड़ाएं ताकि कंप्यूटराइज स्पीड निकल के आ जाए, तो मैनुअल जो गड़बड़ है वो ना हो सके। ऐसी सब तरह की जो भर्तियां होती थी, आंगनबाड़ी में भर्ती होगी तो 12th में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर गांव में होंगे उसकी हम भर्ती करेंगे। हमने एक सिस्टम बनाया और उसमें गड़बड़ हुई तो मीडिया ने नहीं पकड़ी, कांग्रेस ने नहीं पकड़ी, वो गड़बड़ पकड़ने वाला मैं खुद था। मैंने जांच के आदेश दिए जब गड़बड़ी सामने आई, और STF को हमने इतना सक्षम किया कि कोई भी हो मत छोड़ना, कोई भी हो मत छोड़ना। इतने ईमानदार अफसर को हमने वहां पोस्ट किया और उसमें जो तथ्यों के आधार पर जो चीजें आती रही और कार्रवाई उसके आधार पर कार्रवाई होती रही। ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहा। हाई कोर्ट में जब कुछ लोग गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि STF ने बहुत अच्छी जांच की है और किसी जांच की, CBI की जांच की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अच्छी जांच हुई है, CBI की जांच की आवश्यकता नहीं है। बाद में जब मामला यहाँ काफ़ी मीडिया में भी काफ़ी विवाद, और उन दिनों तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि मैं भी हिल गया था जब एकदम मीडिया में वो मामला चला, और मुझे उस समय लगा कि ये मामला अब CBI को देना चाहिए क्योंकि शासक को संदेह के परे रहना चाहिए। अगर संदेह की कोई सुई उठी है तो ये यही कहा जाएगा कि STF तो मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में है। इसलिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि वो CBI को जांच दे। अब CBI जांच कर रही है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि करप्शन के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ हमेशा मैंने मध्य प्रदेश में अभियान चलाया। वो उल्टा भी कई बार पड़ा, जैसे हमने मध्य प्रदेश में स्पेशल कोर्ट का कानून बनाया और तय किया कि आय से अधिक संपत्ति किसी के पास होगी तो उसके यहाँ छापा पड़ेगा, संपत्ति जब्त होगी, राजसात कर ली जाएगी और 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा। उसके कारण कई लोक सेवकों के यहाँ छापे पड़े, संपत्ति जब्त हुई, राजसात की। अब मैंने आंगनबाड़ी और स्कूल खोल दिए कई बिल्डिंग्स में, लेकिन उसके कारण पूरे देश में ये चला कि अरे मध्य प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां छापे मार के देख लो आप, गड़बड़ वहां भी मिलेगी। अगर हमने किया तो हमने अच्छा मान के किया और मैं घबराया भी नहीं, मुझे सलाह भी दी मत करो, इतना काय को कर रहे हो, बदनामी होती है। मैं कहा नहीं, अगर गड़बड़ चीज है तो उसको निकाल के हम सामने लाएंगे। उसके बाद पंचायत चुनाव भी हुए, उसके नतीजों की बात। अब जब रतलाम झाबुआ बाईपोल का जो नतीजा है उसको कितनी अहमियत दे रहे हैं? अब आप देखिए, लगातार एक के बाद एक सारे चुनाव कई वर्षों से हम जीतते चले आ रहे हैं। कुछ चुनाव ऐसे हैं कि जो बाई इलेक्शन हमने हारे भी है। अगर आप 2008 से 13 के बीच की बात करें तो आप देखेंगे हम पहले खरगोन लोकसभा हार गए थे, हम सीधी लोकसभा हार गए थे, विधानसभा की कुछ सीटें भी हारे। यह है कि हम अधिकांश जीतते हैं। ये लोकतंत्र का आनंद है, यही तो विशेषता है कि हार और जीत होती रहती है। अब एक के बाद एक 16 नगर निगम थे अभी चुनाव हुए, 16 के 16 भारतीय जनता पार्टी जीती। जिला पंचायतों के चुनाव हुए, 50 में से 41 आउट ऑफ 41 भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन हम कहेंगे हर चुनाव ही जीतेंगे। इस चुनाव के मायने नहीं देखेंगे आप? अगर हार हुई है तो उसमें आप, मैं तो इसको लोकतंत्र की विशेषता मानता हूं। हराते भी हैं लोग, जिताते भी हैं। आपकी कई योजनाएं लोकप्रिय हुई हैं, तीर्थ यात्रा को लेकर वो सब्सिडी, आपका लैपटॉप, आपने खुद साइकिल का जिक्र कर दिया, बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बताया, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं आप, लेकिन शराबबंदी से आपको परहेज है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आदेश से हम कहें कि शराब बंद हो गई तो आप ये मान के बैठ जाएं कि इससे शराबबंदी हो जाएगी, वो ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इसके लिए माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। जो पीने वाली बड़ी संख्या है, अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन का एक हिस्सा है कि जिसकी परंपरा में शराब पीना है, तो हम एकदम एक आदेश से कहेंगे शराब बंदी, तो वो उतनी कारगर भी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में हम नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाते रहते हैं। मैंने जो मध्य प्रदेश बनाए अपना मध्य प्रदेश, एक अभियान मैंने चलाया और उस अभियान में मैं लगातार कोशिश करता हूँ। 5 जो मुद्दे, उनमें से एक है नशा मुक्ति। हम गांव के लोगों को संकल्प दिलाते हैं कि वो शराब नहीं पिएंगे, और कई गांव ऐसे हैं कि जो इस पर अमल करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ केवल एक आदेश आपने दे दिया कि शराब बंद, और उससे शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसमें संदेह है। लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को का दिमाग उस दिशा में ले जाना पड़ेगा, तब हम लोग सफल होंगे, और वो प्रयास हम लगातार करते रहते हैं। और इसीलिए दरअसल शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो सिर्फ फैमिली मैन और एक आम आदमी का चेहरा नहीं है, बल्कि आप हर तबके को कबूल एक चेहरा भी हैं, जो कि आपकी पार्टी में कई लोगों पर सवाल उठता है। आपने एक दफा ये भी कह दिया था कि टीका टोपी को लेकर आपने टिप्पणी भी की थी। आप कबूल जिस तरीके से हैं, उसी वजह से लोग कहते हैं कि क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली तक पहुंचे। देखिए, आपके अपने नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी तक से तुलना कर दी थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, लेकिन भविष्य का चेहरा तो हो सकते हैं शिवराज। न केवल नेता हैं बल्कि आइडियल भी हैं। उन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाई है। उनके नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है, संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं,
और मोदी जी अब केवल हमारे देश के नेता नहीं, एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। और इसलिए भारत की प्रगति में अपना योगदान, मध्य प्रदेश की जितनी बेहतर प्रगति हम कर सकते हैं तो हम मानेंगे कि अपने देश की हमने बेहतर सेवा कर ली। और इसलिए मध्य प्रदेश के बाहर का हम कभी सोचते ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और आप जाएं उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर अरुण पुरी जी को, ताकि आपको एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.